बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तेजी के साथ। मुझे लगता है नेवी एसएससी आईटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने जबरदस्त फॉर्म अप्लाई कर लिया और उसके बाद लगातार कौतूहल इसी बात को लेकर चल रहा है कि सर आगे की तैयारी आखिर कैसे करनी है, आखिर हमें आने वाले एसएसबी के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। और वाकई में क्या नेवी एसएससी आईटी एंट्री की जब बात होती है इस देश में तो क्या कुछ अलग है या कुछ हटके है सर जो एसएसबी के दृष्टिकोण से हमें करने की आवश्यकता है। तो आज बिल्कुल हम सब आपके सामने फिर से एक बार हैं और इसका उद्देश्य यही डिस्कशन का है कि हम बारीकी से आपको समझा पाएं कि आखिर नेवी एसएससी आईटी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हमारे हैं वो कैसे खुद को तैयार करें, किन किन बातों पर काम करें और कैसे बेहतर करें। और साथ ही साथ एमकेसी परिवार किस तरीके से आपको मदद करेगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से एक बेहतर गाइडेंस देके आपकी तैयारी को अप टू द मार्क करने के लिए सीरीज लगातार आप देखते आ रहे हैं और इसी सीरीज और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं कैप्टन एसके सर। सर स्वागत है शो में सर। थैंक यू वेरी मच। एंड नेवी एसएससी आईटी का सर फॉर्म ऑब्वियसली नोटिफिकेशन मैंने कुछ दिन पहले ही बताई बच्चों को, उसके बाद मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द इनका पैनल डिस्कशन इनके सामने आए। बट बहुत सारी एंट्रीज थी, हम लोगों ने आर्मी TS47 एंड 10+2 नेवी बीटेक सर जैग एंट्री NCC एंट्रीज को हम लोगों ने कवर किया। तो लाजमी सी बात है थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, बट बच्चों के लगातार कमेंट्स आ ही रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा बताएं, मोटिवेट करें कि आखिर हमें किस तरह से काम करने की ज़रूरत है और एज ए इंजीनियर सर इसमें कितना रोल है और एज ए फौजी एटीट्यूड हमें क्या डेवलप करने की ज़रूरत है। ये दोनों प्रॉस्पेक्ट के क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा सर मैं जानना चाहूँगा कि नेवी एसएससी आईटी एंट्री फौज के अंदर क्या है और इस एसएसबी एंट्री में क्या कुछ खास है एसएसबी बोर्ड के अंदर। सर देखिए, एज वी नो कि आर्म फोर्सेस बिल्कुल अपने आप को डेवलप कर रही है, समय अनुसार बदलाव तो ज़रूर आते हैं दुनिया में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो ये ज़माना है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब अगर आपको नेवी एज एन आईटी ग्रेजुएट बुलाना चाहते हैं तो उससे बढ़िया क्या है। और जैसा आप अभी कह रहे थे कि इनको फौजी का बिहेवियर ज़्यादा रखना है या एक इंजीनियर का, जायज़ बात है। आपको फौज भी इसलिए बुला रही है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियर अच्छे इंजीनियर बने रहें और फौज के काम आ सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और फौजी एटीट्यूड कुछ नहीं, फौजी एटीट्यूड केवल इतना है सच्चा अच्छा इंसान बस। और वो आप दिल से साफ हैं और अपनी बात को ईमानदारी से रखते हैं, वो आपके लिए। और आप विजनरी हैं, आपके पास विजन है क्योंकि आप सब इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग एंट्री के साथ सर एक बड़ा मसला ये आता है, देखिए ये जो है ह्यूमन बिहेवियर है, जो लोग ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं वो बाकी चीज़ों से कट जाते हैं। इनका जनरल अवेयरनेस बहुत नीचे मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, इनके साथ OIR का जो मसला होता है कि ये लोग इनसे आपके OIR की आप इनसे सबसे बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। सिंस यू आर एन इंजीनियर, IQ लेवल तो हमें बेस्ट चाहिए जी। और इन्हीं का IQ लेवल उस हिसाब से मिलता नहीं है जी। है ना। ये सोचते हैं हमारा IQ लेवल अच्छा है, मगर उनको कितना अच्छा चाहिए वो भी तो ज़रूरी है। आप ये जाने कम से कम कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है। आपको अगर 75% पेपर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये आप अकेले नहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, पेपर इतना आसान है कि ऑलमोस्ट सभी 75% स्कोर कर ले रहे हैं। तो क्या इससे आगे जाने की ज़रूरत है। हो सकता है वो 75% हमारी एक्सपेक्टेशन ही ना हो, हम 85-90% आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप इस खुशमिजाजी में जी रहे हैं कि हम तो 75% हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये बड़ा फ़र्क है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा सर इनको। सर नेवी को लेके बच्चों में एक बड़ा भ्रम भी रहता है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। नेवी की जो मैक्सिमम एंट्रीज हैं कमीशन कैटेगरी में, और जब हम ध्यान से सर एजीमला केरला इंडियन नेवल एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर में देखता हूँ सर, तो मुझे पूरे के पूरे केवल इंजीनियर ही नज़र आते हैं सर। मैं इसका एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहूँगा। हम 10+2 पे बात करते हैं सर, तो 10+2 नेवी बीटेक एंट्री। हम NDA की बात करते हैं सर, प्लस NA की बात करते हैं तो वो नेवल एकेडमी, वो सीधा बीटेक पे ही ले जा रहा है। और तो और इंटरेस्टिंग बात कि आप NDA में भी अगर 3 ईयर जो है नेवी एंट्री से जा रहे हैं तो 1 साल के लिए फिर से आप नेवल एकेडमी के अंतर्गत। और ग्रेजुएशन में जब हम CDS की बात करें सर, तो डेडिकेटली जो वहाँ सीट्स है वो केवल इंजीनियर्स के लिए है, CDS एंट्री के माध्यम से भी। और अल्टीमेट बाकी जितनी भी एंट्री की बात करें, अभी तक सर जैसे इसको सेंट्रलाइज एंट्री के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था INET के नाम से, NNMA एंट्री टेस्ट के नाम से, बट पहले वो सिस्टमैटिकली नहीं कर पाए, इस वजह से इन्होंने अलग अलग पार्ट में भी निकाला। जैसे कि अभी हमने भी एसएससी आईटी की बात कर रहे हैं और भी ब्रांचेस के लिए क्रमशः वैकेंसी एसएससी एंट्री के माध्यम टेक्नोलॉजी की आ रही है सर। हाँ। तो सबसे पहली बात हर नेवी लेवल को ये समझ लेना जरूरी है कि जब आप कमीशन कैटेगरी की बात करते हैं
इंडियन नेवी के अंतर्गत। तो आप अपना माइंडसेट इंजीनियर का सेट कर लो। टेक्निकली यू नीड टू बी वेरी मच साउंड। सब कुछ आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर है। नेवी तो सबसे ज़्यादा बिलीव करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आप ये देखिए सर कि एक जहाज अगर शोर छोड़ देता है, ठीक है, डॉक से हटने के बाद आप मीलों आप समुद्र के अंदर हैं और आपके साथ जो लोग हैं उसमें अब आपका साथ कौन देने वाला है? आपका दिमाग, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी हिम्मत। और एक जो इनके अंदर देखने को मिलता है कि क्योंकि ये अपनी पढ़ाई, अपना सिलेक्शन इसमें ज़्यादा हो चुके हैं, पिछले 5 साल तो ऐसे ही बिताए हैं इन्होंने, नंबर की दौड़ थी। तो अब इनका ग्रुप बिहेवियर सेल्फलेस। अगर मैं तो सर इनको सजेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप कमोडोर महेंद्रनाथ मुल्ला की एक कहानी जरूर पढ़िए कहीं, अगर मौका मिलता है आपको तो। नहीं भी आपने जिक्र किया है सर, तो ये कहानी सौरभ सर के चैनल पे जरूर आएगी। हाँ बिल्कुल सर, आप एक बार इस कहानी को बताइएगा, बड़ी शानदार कहानी है। और किस तरीके से एक वो इकलौते ऐसे शिप कैप्टन रहे हैं जो शिप कैप्टन होने के बाद भी जहाज के साथ डूबना पसंद किया उन्होंने, मगर उतने से टाइम में 60 लोगों को उन्होंने बचा लिया। ये है आपके जो सेल्फलेस सर्विस जो होती है। टेक्नोलॉजी सबके पास है, आप टेक्निकल हैं इसीलिए नेवी आपको बुलाती है, बट उसके साथ साथ थोड़ा जो फौजी वाला बिहेवियर है, टीम स्पिरिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सर ने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर 2 है वो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से आप में चाहिए। और जो 5 इयर्स की जर्नी, क्योंकि आपका बड़ा प्रश्न यही था सर कि जिस जर्नी से या जिन एक्सपीरियंसेस से हम आए हैं उसमें हम सब्जेक्टिव ज़्यादा रहे हैं सर, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बट आगे की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात आती है तो उसमें सबसे अहम चीज़ यहाँ यही निकल के आती है कि सर ये फैक्टर 2 पे काम करें। और जब फैक्टर 2 आ जाता है सर तो कॉपरेशन भी है, सोशल एडजस्टमेंट भी है और सोशल एडेप्टेबिलिटी भी है, और तीनों ही फैक्टर इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि जो एक बेहतर लीडरशिप को रिप्रेजेंट करें वहाँ। सर कम से कम अपना जो पढ़ के आए हैं वो तो मजबूत होना चाहिए इनका, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर इन नेवी। तो उस पर आपका क्या डाउट हो सकता है? एसएससी टेक की एक सर एसएसबी का एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूं। हर्षित नाम का एक लड़का था, वो एसएसबी में जब गया तो उससे पूछा कि ओके विच प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम? ही सेड आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। थोड़ा आगे चले, उन्होंने कहा ओके टेल मी हु इज गवर्नर ऑफ बिहार? ही सेड सर आई डोंट नो। देन ही सेड हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही सेड सर आई डोंट नो। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कहा कि देन व्हाट डू यू नो? तो बोला कि सर आई एम एन इंजीनियर एंड आई नो माई डिसिप्लिन एंड आई नो अबाउट माई डिसिप्लिन वेरी मच। तो देन ही सेड ओके टेल मी व्हाई दिस मिराज 2000 वाज सिलेक्टेड फॉर बालाकोट एयर स्ट्राइक? कहता है कि सर इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और वो सर मिराज 2000 के इंजन स्पेसिफिकेशन से लेकर के उसमें लगने वाली मिसाइल स्पेसिफिकेशन से सब कुछ क्लियर कट टू कट उसने बताया कि सर एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव विद डेट, कि सर इस तारीख को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इसकी चीज़ थी और ऐसे इसको सक्सेसफुल किया। उन्होंने कहा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट जैगवार। तो वो लड़का वहाँ से बोलता है कि सर जैगवार के इंजन में ये है और इसका इंजन मिराज 2000 से ऐसे डिफरेंट है, ये इसके फीचर्स हैं, ऐसा है। And that interviewing officer laughed loudly and he said कि okay हर्षित now you may leave now। और बाद में वो लड़का रिकमेंड हो गया। तो देखिए जो आपका सब्जेक्ट है सर, जो आप करके आ रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज है तो कितना बेहतर आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और क्या इंटरेस्ट लेवल रहा होगा सर कि मेरे लिए वो जानना जरूरी नहीं, मेरे लिए जानना ये जरूरी है। और वो चीजें इतनी बड़ी नहीं, वो तो कभी भी जानी जा सकती है, वो कभी भी जानी जा बट ये चीज तो शो करता है क्या पैशन है आपका। जायज बात है सर, जो काम आप करके आए हैं वो बड़े दिल से किया है। आपने 5 साल इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग बड़े दिल से करके आए हैं। और क्या टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन रहा होगा, क्या एनालिसिस है, उस बच्चे ने कितना डेप्थ किया होगा। क्या वो बच्चा ऑटोमोबाइल का रहा होगा सर? कभी कभी तो ऐसा लग जाता है कि हाँ ऐसे भी एक्सपर्टीज हैं कहीं ना कहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है, मुझे लगता है सर ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है इनके लिए कि इस बात को लेके भी बहुत घबराना नहीं है। कभी कभी बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि जैसे मैं इस चीज का जवाब नहीं दे पाया, एक आम सा क्वेश्चन, और दूसरा उनसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, उसमें अच्छा भी किया, तब भी वो खुद से डेमोरलाइज रहते हैं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो हर्षित तो एक ग्रेट एग्जांपल है सर। बिल्कुल जायज बात है। और मुझे लगता है यही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर है सर। जायज बात है, ये ह्यूमन एरर है कि आपको दिमाग में चीज़ें होती हैं। अब आपके स्टेट के गवर्नर ऐसा थोड़ी ना है कि आप इतने अनअवेयर हो। अगर आपको सारे लॉज पता हैं, आप इंजीनियरिंग करके आए हो, आप इतनी सारी चीज़ें याद रख सकते हो, तो ये कौन सी है? तो छोटी सी चीज़ है। हो सकता है मेरा ध्यान उस तरफ ना गया हो या मैंने ध्यान दिया हो और मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आई मे से सॉरी कि सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट एट प्रेजेंट बट आई विल लेट यू नो लेटर। बात खत्म हो गई। इसके चलते आप स्ट्रेस में ना चले जाए। एग्जैक्टली।
अब बाकी काम अच्छा कर दें। यही तो टेस्ट है सर, यही तो टेस्ट है, यही तो पर्सनैलिटी बिहेवियर है। एंड ये तभी आता है जब अपने वाकई में क्षेत्र में आपने काम किया होता है और आप प्रूव कर रहे होते हैं कि ये केवल फॉर्म नहीं भरा है मैंने सर, ये मेरा पैशन भी है। क्योंकि सर यहाँ दो बातें बहुत स्पष्ट निकल के आ रही हैं कि बच्चे इस चीज को एज ए करियर ऑप्शन केवल देख रहे हैं सर। ये बड़ी चिंता है सर हर इंजीनियरिंग एंट्री के लिए। जब मैं टीजीसी पे बैठता हूँ सर, एसएससी टेक पे बैठता हूँ, उन बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, इवन हम जैसे नेवी एसएससी आईटी की ही अभी बात कर रहे हैं, तो इनमें सर जो इंजीनियर की भावना है, दिस इज टू गेट लाइक ओनली करियर ऑप्शन सर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेक्निकली ये जस्टिफाइड नहीं है, ये केवल हाँ ये लाइफ है, ये लाइफ है। अब आप ये देखिए कि अगर आप इसको जिंदगी के तौर पे नहीं जीने जा रहे हैं, आप करियर के तौर पे जीने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ आपके शिप पे जो 1000-1500 लोग हैं सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो आपको पहले तो ये जज्बा अपने अंदर बनाइए कि मैं अपने लिए तो जी रहा हूं, मेरे साथ साथ ये 1500 लोग और ये जो पूरी भारत की जनता है और ये जितना पूरा ये देश के सॉवरेनिटी है, ये मेरी बदौलत, मेरा कुछ रोल है इसके लिए। अगर ये आप सोच करके जाओगे तो आप जिंदगी के तौर पे जियोगे, फिर आपको हर एक चीज अच्छी लगेगी। और सर यहाँ से कहीं ना कहीं बनावटीपन भी स्टार्ट होता है, क्योंकि आप जितनी भी स्टोरीज लिख रहे होते हैं, वैट में जो सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं आप, या इंटरव्यू के दौरान जो आप कंफर्ट जोन में एकदम रिलैक्स आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स में, तो वो जो रियल हीरोइज्म है सर वो नजर ही नहीं आता ओवरऑल। और यही रीजन है सर कि जो इतनी अच्छी वैकेंसीज होने के बाद भी सिलेक्शन उस लेवल पे सर मेरिट नहीं जनरेट हो पाती हैं सर। जैसा कि आपने भी जिक्र किया था आर्मी TS 10+2 एंट्री को लेकर के जो है कि सर मेरिट नहीं बन पा रही है, नहीं बन पा रही। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं सर, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, मगर वहां पर मेरिट लिस्ट बनी नहीं रही है। TS 10+2 ACC एंट्री, ऐसी एंट्रीज हैं 50 सीट, उसमें भी मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। उसका कारण सर कुल मिला के यही कि लोग उसको एक ऑप्शन की तरह लेके चलते हैं और उन्हें लगता है कि चलो फॉर्म भर दिए हैं तो हम चले जाते हैं, दे आते हैं। नहीं यार, इसको जीना पड़ेगा। अब ये केवल फॉर्म नहीं भरना है, महसूस करना है कि वाकई में इंडियन नेवी में आप जाना चाहते हैं। और ये इंजीनियर वर्ड अहम है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, बट उससे पहले देश का सबसे बड़ा वर्ड आपके सामने निकल के आता है, वो है आपकी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना सर। उसका प्राइड, उसका फीलिंग सर इनके अंदर होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द यूनिफॉर्म राइट फ्रॉम दिस मोमेंट कि मैं कैसा दिखूंगा। और जब वो आप इमेजिन करना शुरू करते हैं, जब वो ड्रीम आपके अंदर आता है ना, तो आप खुद पे खुद बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। यही अहम है सर, ये गुण भी है, क्योंकि बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक प्रोसेस है SSB, इसमें फॉर्म भरना होता है, जब फॉर्म आता है उसके बाद हमें 14 डेज की तैयारी कर लेनी होती है, उसमें हमें साइकोलॉजी की स्टोरी सिखाई जाती है, स्क्रीनिंग में PPDT करना हो तो OIR में हमें रीजनिंग करना होता है, GTO में ये टास्क करने होते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव टेस्ट। इन्होंने आज तक सर हर चीज को तो सिलेबस के तौर पे माना है, वो प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम इनकी यही है कि ये सिलेबस बना करके चले, उसको बाइफरकेट कर लिया, अपनी तैयारी की, लास्ट में एक एग्जाम दे दिया, एक नंबर ले आए, बात खत्म हो गई। बट ये तो जैसा आप हमेशा कहते हो कि ये तो नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और जब आप पर्सनैलिटी जैसी चीज के साथ भी सिर्फ सिलेबस बना के जाओगे तो आप तभी तक कंफर्टेबल हो जब तक वो आपके रटे हुए सवालों पर बात जा रही है जिससे हम कंफर्टेबल हो। तो बट ये अगर आपके थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर गई, सी ऑल इंटरव्यूइंग ऑफिसर नोज कि ये लड़का इस जोन में बड़ा कंफर्टेबल मुझे नजर आ रहा है, तो इसके बाहर लेके चलता हूं। उन्हें पता है तरीका कैसे ले जाया जाता है और वो वही काम कर रहे हैं। अभी बच्चों का बड़ा ये भी रहता है कि सर हमने तो बड़ी फ्रेम्ड स्टोरीज बनाई हैं। मैंने आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सोचो वो SSB बोर्ड में जो साइकोलॉजिस्ट आपके बैठे हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जो हैं, GTO हैं, क्या ये आपका पहला बैच है या आप पहले व्यक्ति हैं? आप जैसे हजारों बच्चों को इससे पहले उन्होंने टेस्ट किया सर, क्या उनकी स्टोरीज उनके सामने नहीं आई? आप ये क्यों भूल जाते हैं बार बार कि आप कुछ भी कॉपी करके जा रहे हैं, मतलब प्री कंसीव आइडियाज लेके जा रहे हैं? तो क्या उन्हें नहीं पता है कि स्टोरी पहले भी आ चुकी है मेरे सामने? सर ये बिहेवियर आपका है या नहीं है, ये बड़े आराम से समझ में आ जाता है। इसीलिए शायद एक कहानी होती तो मुश्किल होता पकड़ने में, 12 कहानियां हैं बैक टू बैक, सब समझ में आ जाता है, सारे रियल कैरेक्टर जस्टिफाई होते हैं। स्टोरी नंबर 1 आप बहुत अपने आप को रिसोर्सफुल दिखा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं, और स्टोरी नंबर 3, 4 फिर वैसे ही कुछ चीजें चेक आ रही है, वहां आप रिसोर्सलेस हो गए, सामने रिसोर्स था वो नहीं यूज किया। बोर्ड तो सर सेकंड फेज है। मैं जब आप लोगों का डोजियर यहाँ चेक करते हुए देखता हूँ तो आप सेम चीज यही आइडेंटिफाई कर देते हैं कि तुम इसी क्लास में कॉपी कर दे रहे हो एक दूसरे को। मतलब आप 50-60 की स्ट्रेंथ में कॉपी दिखाई दे रहे हो, तो कल को तो वहां तो जो है 400-500 की रिपोर्टिंग होने वाली है, कितना कॉपी मिलने वाला है वहां पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ऐसे, बिकॉज लुक बीइंग ए इंजीनियर आप काफी मेच्योर हैं और आपने करियर भी चुन रखा है, कहीं ना कहीं आप किसी
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे, बट उन सब के बीच अगर ये फॉर्म आप भर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी का भी एहसास करना आपको ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि आप फॉर्म भरने के साथ साथ उस चीज़ को फील करें कि आखिर क्या जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं ना कि मनसा, वाचा और कर्मणा 3 ही प्रोस्पेक्ट के टेस्ट हैं। आपकी साइकोलॉजी में जो लिखा गया है, आपने इंटरव्यू में जो बोला है और जीटीओ में जाके जो आपने किया है, ये सच है कि आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, बट ये भी सच है उसके साथ कि तीनों ही चीज़ें सिमिलर प्लेटफॉर्म पे देखी जा रही हैं। ऑल असेसर्स आर ट्रेन्ड बाय DIPR। वो कॉमनली सभी DIPR से ही ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और सभी तीनों असेसर आपकी सिर्फ 15 क्वालिटीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, ये भी एक है कि ये 15 क्वालिटीज़ बोलते हैं, हर जगह बोला जाता है 15 OLQs, बट देयर आर सर्टेन क्वालिटीज, एब्सेंस क्वालिटीज जिनको बोलते हैं कि OLQs जो होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ OLQs एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज, वो क्वालिटीज को DIPR कहीं एक्सपोज नहीं करता है कि कौन सी क्वालिटीज हम देखते हैं, बट वो भी मायने रखता है, वो भी देख रहे हैं। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं सर, 15 OLQs रट लेते हैं। अब ये 15 OLQs इतना दिखाने में चले जाते हैं कि पीछे जो एब्सेंस ऑफ क्वालिटीज दिखा चाहिए था वो एक्सपोज हो जाता है अनवांटेड इनका। और मुझे लगता है कि आम सिचुएशन, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी महसूस करें तो झूठ का जो सहारा है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे गलत है, वो हर जगह आपके व्यक्तित्व को गलत करता चला जाएगा ओवरऑल। और दिखावा और झूठ 2 चीज़ तो मुझे लगता है कि फौज के लिए एक्सेप्टेड ही नहीं है, पकड़ा जाता है सर, बड़े आराम से पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं हम ये करने का प्रयास करते हैं जिससे हमें बचना है। इंडिविजुअल गाइडेंस का मतलब ही यही है। एग्जैक्टली। अब मैं मेन पॉइंट यही आता भी हूं क्योंकि अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब आप फोकस्ड हैं, जिम्मेदारी को ले रहे हैं, तो अब जरूरत है उतने ही फोकस्ड अप्रोच की, प्रिपरेशन की भी। हम ये नहीं कहते कि हम सबको बेस्ट बना देते हैं, बट हम एक प्रयास करते हैं। सर ने जैसे कहा इंडिविजुअल फोकस्ड, मास ट्रेनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इंडिविजुअल गाइडेंस है, जहां लिटरली हम आपका OIR करते हैं और देखते हैं कि आपका OIR रैंक क्या है या OIR का ग्रेड आपका क्या है, वो हमारे लिए मायने रखता है। और वो सच है, और वो सच एक बार हम नहीं देखते हैं सर, उस सच को हम 10 बार देख रहे हैं। जायज़ बात है सर, इतने टेस्ट कराए जाते हैं इनके, मेरे ख्याल से ये किसी प्लेटफॉर्म पर उतने प्रैक्टिस नहीं कर सकते, संभव नहीं। अगर हम स्क्रीनिंग में आपको PPDT पार्ट में ले जाते हैं तो लिटरली हम आपको ले जाते हैं और हम हर प्रोस्पेक्ट से आपको एनालाइज करके गाइड करते हैं कि कहाँ आप में कमी रह जा रही है और क्या बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेट ग्रुप बिहेवियर का टास्क है, तो वहाँ भी जरूरी होता है कि आखिर एज इंडिविजुअल और एज इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप में भी आपका ओवरऑल रोल कैसा है, और बिना वहां मिले हम नहीं कर सकते हैं बेहतर। ये सच है कि हम यहाँ बैठ के बहुत सारे गाइडेंस आपको दे सकते हैं, बट क्या होता है कि कई सारी चीजें सर जब तक वो स्ट्रेस ना हो, जब तक वो ग्रुप ना हो और ग्रुप पार्टिसिपेशन ना हो, उनको आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं है। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी ना सिखाया जा सकता है ग्रुप कोऑपरेशन कैसे हो सकता है। और यही चीजें सेम साइकोलॉजी के लिए लागू होती है, क्योंकि हमें देखना है आपका टैट बैट SRTHD और हमें बताना डोजियर आपका चेक करके कि आखिर कमियां कहाँ हैं और क्या बेहतर। और आप इंटेलिजेंट हैं, सबसे पहली बात, बस जरूरत है एक सटीक और अप्रोचेबल गाइडेंस का। GTO को लेकर तो चिंता ही नहीं, ग्रुप बिहेवियर का गेम है, अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए, अच्छा कॉपरेशन फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए और यूनिक आइडियाज हों जो कि आपको नए सिरे से एक स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन, और आप टेक्निकल हैं, ये एक्सपेक्टेशन तो आपसे पहले ही है सर। फलक्रम और एफर्ट अगर इनको समझाना पड़ जाएगा तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और किसको आप ये करेंगे? भाई इनको तो पता होना चाहिए कम से कम, ये इंजीनियर्स हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेके ही ये डिस्कशन है। अब जो आप लगातार देख भी रहे होंगे, हमारे डिस्कशन के नजरिए में भी चेंज आया है, क्योंकि हम यहाँ बैठ करके OIR पढ़ा देंगे, स्क्रीनिंग पढ़ा देंगे, बिल्कुल उसके लिए स्पेशल वीडियोस हैं MKC के YouTube चैनल पे, आप जाएं विजिट करें और उनको विजिट करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बट अल्टीमेट हमें आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखना है, और जब तक आप हमारा हिस्सा नहीं बनते हैं, चाहे वो ऑफलाइन का चाहे ऑनलाइन का, ऑनेस्टली हमारे लिए वो चीज़ देख पाना संभव नहीं है। हमें मौका देंगे, केवल 14 दिन का प्रोग्राम नहीं, 1 साल तक एसोसिएट रहना है, अगला फॉर्म फिर आएगा, ये क्रम चलता रहेगा। बट अल्टीमेट ये है कि केवल हम फॉर्म भरेंगे और SSB जाएंगे, या वाकई में सर फॉर्म नहीं भरने आए सर, उसमें से एक सीट इंडियन नेवी में हम अपने रिजर्व करने आए सर। इनको ये समझना होगा, व्हेन दे फिल अ फॉर्म, दैट इज अ गेट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में वाकई बदलाव चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपको मेहनत करनी होगी और अच्छी मेहनत करनी होगी, अच्छा सहारा देखना होगा, अच्छी गाइडेंस आपको देखनी होगी कि हाँ जी कौन मुझे इंडिविजुअली फोकस कर सकता है। मास ट्रेनिंग पर तो बहुत ज़्यादा इस पे SSB में आउटपुट नहीं निकलता है, और वो सेंसलेस भी है सर, क्योंकि एक आदमी की स्टोरी दूसरे की नहीं हो सकती, दूसरी की तीसरे की नहीं हो सकती है। और आप आइडली 60 लोगों को एक चीज़ बताएंगे तो सेंसलेस कहा भी जाता है। मुझे लगता है इंडिविजुअल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। बाकी आप समझदार हैं, हर बात को समझते हैं, तो बस यही कहना चाहूँगा कि जम के फॉर्म अप्लाई करिए, आप
सब तेजी के साथ और बिल्कुल आइए एमकेसी परिवार का हिस्सा बनिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जम के मेहनत करेंगे हम आपके साथ और वाकई में आपको बेहतर बनाएंगे और आपको वजह देंगे कि आखिर इंडियन नेवी का हिस्सा आपको क्यों बनना है और आप उसके लिए क्यों डिजर्व करते हैं। और वो एक ट्रेनिंग, एक गाइडेंस और एक सपोर्ट सिस्टम से ही पॉसिबल हो सकती है, जो हमारा मानना है। तो हर तरह के सपोर्ट के लिए हम तैयार हैं। स्वागत है आप सबका एमकेसी परिवार में। सर लास्ट में कुछ बच्चों के लिए। बस सर बिल्कुल सीधी सी बात है इनके लिए, इफ़ यू हैव स्पार्क वी आर रेडी टू लिट द फायर। तो वो तैयारी है बिल्कुल। आप अपना हौसला दिखाइए कि हाँ जी मुझे आगे चल करके लाइफ बदलना है और यही सही समय है। और इन वीडियोस का यही उद्देश्य भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सब, क्योंकि आपका सुझाव सराखों पर और आपका हर आदेश सराखों पर। आप जैसे हमें गाइड करेंगे, हमारी कोशिश यही होती है कि उन बातों को यहाँ पे आके रखें। और ये भी प्लेटफॉर्म, ये भी डिस्कशन का उद्देश्य यही होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें दे पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि देश में एक बड़ा इनिशिएटिव सर हम लोगों ने मिलकर लिया है। ऑलमोस्ट हर एंट्रीज़ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं, हर एंट्री के मायने को समझाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने लेवल पे गाइडेंस है, बट मैं हमेशा सुझाव के लिए हम तैयार हैं। तो कोई भी सजेशंस हैं तो बिल्कुल स्वागत, जो आप कहेंगे वो चीज़ें हम यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। बट हमारा सुझाव यही है कि अब फॉर्म नहीं भरना है, इस बार वाकई में इंडियन नेवल एकेडमी एजामला केरला में अपनी एक सीट रिजर्व करना है। एंड फॉर दैट विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।